Hello everyone. Today we will start a new unit number 2, transportation problem and assignment problem. सेकेंड यूनिट में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक होगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और सेकंड होगा हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी, सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। ट्रांसपोर्टेशन से मतलब क्या होता है हमारा, अगर हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, इससे मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देना, ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसमिट तो हम अलग अलग वे से कर सकते हैं, हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के मल्टीपल वे होते हैं, बट उस ट्रांसपोर्टेशन में ये हमें देखना होगा कि उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन पर पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकती है, किस वे से भेजा जाए, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में मैट्रिक्स फॉर्म में होता है ये। उस मैट्रिक्स में हर किसी सेल की कॉस्ट गिवन होती है। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन मैथमेटिकल उस पर जाते हैं, ये हमारी एक मैट्रिक्स फॉर्म होती है। इस मैट्रिक्स में सप्लाई गिवन होती है, A1 A2 A3 A4 AN सप्लाई दी होती है। उसके रेस्पेक्ट में इंडिविजुअल कॉलम में हमें डिमांड दी होती है, B1 B2 B3 BN BN, और इन सभी के लिए हमें हर एक कॉलम में कॉस्ट गिवन होती है। ये C11 फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की कॉस्ट हमें वहाँ पर गिवन होगी। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसमें हमें सप्लाई और डिमांड को सेटिस्फाई करना होगा। तो ये हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इक्वेशंस में हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वेशंस में करेंगे, हमें कॉस्ट को क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज, मिनिमम जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से m, ये हो गया हमारा रो के लिए, एन समेशन j इज इक्वल टू 1 to n, ये हो गया कॉलम के लिए, सी आई जे हो गई एक यूनिट की कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट इंटू एक्स आई जे, ये हो गई नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि किसी पर्टिकुलर कॉस्ट पर हमने कितनी यूनिट को भेजा है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद डिमांड और सप्लाई के समेशन का टोटल सम। तो यहाँ पर ये आ गया। सब्जेक्टिव 2 में दो इक्वेशन दी होती है, जो हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और उसके रेस्पेक्ट में कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट में हो गया रो का सम इज इक्वल टू AI A1 A2 A3 A4, ये हो गया। उसके रेस्पेक्ट में कॉलम का सम I इज इक्वल टू 1 to m, रो कॉलम सम, ये सब्जेक्टिव होगी, सब्जेक्टिव 2 होगी। अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम कब होगी, बैलेंस तभी तो हो सकती है जब हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाएं। अगर किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री को 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो सामने से जब जो सप्लायर है वो 10 यूनिट की सप्लाई करेगा, तभी तो एक बैलेंस प्रॉब्लम है। अगर वो 9 यूनिट सप्लाई करता है तो ये बैलेंस नहीं हुआ, क्योंकि किसी पर्टिकुलर कंपनी को 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट्स थी और उसने सिर्फ 9 यूनिट्स की सप्लाई की है, तो वो एक बैलेंस प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बैलेंस अनबैलेंस समझ में आ गया। उसके बाद फिजिबल सॉल्यूशन, जब हम किसी पर्टिकुलर कॉस्ट पर कुछ एलिमेंट या कुछ यूनिट एलोकेट करते हैं, तो मल्टीपल एलोकेशन के बाद अगर रो और कॉलम सम हमारा सेटिस्फाई हो जाए तो उसे बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन।
फिजिबल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जहाँ पर रो और कॉलम का सम सेटिस्फाई हो जाए। इसके बाद आता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। जो हमारा सबसे पहले सॉल्यूशन आया वो हो गया फिजिबल सॉल्यूशन, जिसमें रो और कॉलम सेटिस्फाई हो गए। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक वो सॉल्यूशन होगा जो हमने डिफरेंट सेल्स पर एलोकेशंस किए हैं। अगर वो एलोकेशंस नॉन नेगेटिव एलोकेशंस m+n-1 के इक्वल हो जाए, m नंबर ऑफ रो n नंबर ऑफ कॉलम -1 के इक्वल हो जाए। जैसे ये एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है मेरी 3×3 की, तो यहाँ m+1 क्या होगा, m+n-1 इज इक्वल टू 5। और नंबर ऑफ एलोकेशन जिस कॉस्ट के रेस्पेक्ट में हम पर्टिकुलर सेल में कोई वैल्यू एलोकेट करेंगे वो होगा नंबर ऑफ एलोकेशन। फिजिबल सॉल्यूशन होता है, उसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन। जो हमने इनिशियल में सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है वो फिजिबल हो गया, नंबर ऑफ एलोकेशन m+n-1 के इक्वल हो गए, बेसिक फिजिबल हो गया। उसके बाद अगर उस कॉस्ट को हम और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकें, उस सॉल्यूशन को और ज़्यादा मिनिमाइज कर सकें, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सबसे मिनिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं, वो उसके लिए होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की अलग मेथड होती है। उसके बाद एक आता है नॉन डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अभी हमने क्या पढ़ा था, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो m+n-1 को सेटिस्फाई कर रहा था नंबर ऑफ एलोकेशन से। अगर ये नंबर ऑफ एलोकेशंस इंडिपेंडेंट पोजीशन पर हो, इंडिपेंडेंट पोजीशन का मतलब क्या होगा, कोई क्लोज लूप ना बने। जैसे ये था, यहाँ एलोकेशंस होने हैं, एक वैल्यू एलोकेट हो गई यहाँ, एक वैल्यू हो गई यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल एलोकेशन 1 2 3 4 5। नो क्लोज पाथ। अगर मैं एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करूं और वापस इसी पॉइंट पर आ जाऊं तो ये होता है मेरा क्लोज पाथ। इस क्लोज पाथ में कॉर्नर पर एलोकेशंस होने चाहिए, तो हमारा होगा एक क्लोज लूप। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो कोई क्लोज लूप मेरे पास नहीं बनना। अगर इसे बनाता हूँ तो यहाँ कोई एलोकेशन नहीं है, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो यहाँ कोई एलोकेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई क्लोज पाथ नहीं बन रहा। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। उसके बाद आता है डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पर m+n-1 कॉस्ट एलोकेशन से सेटिस्फाई नहीं हो पाता। बेसिक फिजिबल कंटेन लेस देन m+n-1 नॉन नेगेटिव एलोकेशन, जहाँ एलोकेशन m+n-1 से कम होंगे। जैसे ही ऊपर वाली मैट्रिक्स थी, इसमें 5 एलोकेशन होने चाहिए थे, बट सॉल्व करने पर सिर्फ 4 एलोकेशन होते हैं, तो ये एक डिजेनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। अब इस डिजेनरेसी को नॉन डिजेनरेसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नॉन डिजेनरेसी में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन ऐड करेंगे। उस एप्सिलॉन को हम लीस्ट कॉस्ट पर रखेंगे, जहाँ पूरी मैट्रिक्स में एलोकेशन के बाद सबसे लीस्ट कॉस्ट बची होगी, वहाँ हम एलोकेट करेंगे। और इस टाइप से देखेंगे कि क्लोज लूप ना बना, नॉट टू फॉर्म ए क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप ना बने, इसे देखते हैं। अब उसके बाद अनबैलेंस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अनबैलेंस वो होता है टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई का सम जब इक्वल ना हो, उसे हम बोलते हैं अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और इसे हम रिमूव करने के लिए जो कम होगा, सपोज ये कोई मैट्रिक्स 5 5 10 10 3 2 इस टाइप से मैट्रिक्स है 3×3 की, तो इसमें डिमांड का सम 20, सप्लाई का सम 15, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो ये एक अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट के लिए इसे 15 को कितने में इसमें कन्वर्ट करना होगा हमें 20 में, और 20 में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 कॉस्ट और ऐड करनी होंगी, तो ये हो जाएगा हमारा
एक और एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 5 5 10 एज इट इज़ रहेगा, 10 3 2 जितना भी कम था वो यहाँ ऐड करेंगे और इसकी जो कॉस्ट होगी वो होगी कॉस्ट 0, जिसे बोलते हैं हम डमी रो और डमी कॉलम। अब अगर मैं बैलेंस चेक करता हूँ तो दोनों का सम 20 20, दोनों का सम इक्वल होगा। डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं। डमी का मतलब हो गया जिसकी कॉस्ट 0 होनी चाहिए, कॉस्ट 0 होगी वो डमी रो होगी या डमी कॉलम होगा। रो ऐड कर रहे हैं तो डमी रो, कॉलम ऐड कर रहे हैं तो डमी कॉलम। और द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अगर आपको कभी दी हुई हो, हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे हैं, या उसे दूसरे रेस्पेक्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, टोटल प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ये हमारी मैक्सिमाइजेशन की होगी। बट जब कभी भी हमें सॉल्यूशन करना होगा तो एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। और इस मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट होगा, हाईएस्ट कॉस्ट होगी, उस हाईएस्ट कॉस्ट में से सभी कॉस्ट को माइनस कर देंगे। मैक्सिमम कॉस्ट में से सभी कॉस्ट को माइनस कर देंगे और जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो नई मैट्रिक्स होगी हमारी मिनिमाइज दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। हाईएस्ट कॉस्ट में से सभी कॉस्ट को माइनस करने पर जो मॉडिफाइड मैट्रिक्स आएगी वो होगी हमारी मिनिमाइज दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नो एलोकेशन इन पर्टिकुलर सेल, अगर हमारे पास ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जिस किसी भी सेल में कोई कॉस्ट नहीं दी हुई हो या कॉस्ट दी हुई हो तो बहुत हैवी पेनल्टी दी हुई हो, एम इनफाइनाइट डैश ब्लैंक इस टाइप से कुछ हो, तो हम उस सेल को नेगलेक्ट करके बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन हम एज यूजुअल करेंगे जैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। ये डिफरेंट हमारे सॉल्यूशंस हो गए कि हम डिजनरेसी कैसे देखेंगे, नॉन डिजनरेसी कैसे देखेंगे, मिनिमाइजेशन कैसे देखेंगे, मैक्सिमाइजेशन कैसे देखेंगे, ये सभी होगा। अब जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, एक था सबसे पहले फिजिबल सॉल्यूशन, उसके बाद था बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसके बाद था नॉन डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, उसके बाद था डिजनरेट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और उसके बाद था ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ये 5 सॉल्यूशन थे। तो जो हम सबसे स्टार्टिंग के सॉल्यूशन करते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन को छोड़ के बाकी जो हमारे सॉल्यूशंस आते हैं उन्हें फाइंड आउट करने के हमारे पास 5 मेथड हैं टोटल। और उसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम, बैलेंस, क्या प्रॉब्लम हमारी बैलेंस होनी चाहिए। फिर देखेंगे हम मैक्सिमाइजेशन की है तो मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो हम फाइंड आउट करते हैं, इसे फाइंड आउट करने के 5 मेथड हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, रो मिनिमा मेथड, कॉलम मिनिमा मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इन 5 मेथड से हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन 5 में जो सबसे इफ़ेक्टिव रहता है वो रहता है वैम, वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस इस वैम मेथड पर करना होगा। अब हमने स्टार्टिंग के 4 सॉल्यूशन तो निकाल लिए। ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो होता है हमारा स्टेपिंग स्टोन मेथड और मोदी मेथड। 4th स्टेप में क्या करेंगे, ऑप्टिमम सॉल्यूशन, और वो हम देखेंगे स्टेपिंग स्टोन और मोदी। तो जहाँ भी हम मोदी मेथड को प्रेफर करेंगे तो टोटल सबसे पहले हमें सॉल्यूशन निकालना है वैम से और उसके बाद हमें परफॉर्म करना है मोदी। अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तो जो भी आपको पूरी थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी से न्यूमेरिकल को हम कोरिलेट करेंगे, आपको सब कुछ पता चलेगा कि डिजनरेसी का मतलब क्या है। न्यूमेरिकल से आपको इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जो हमने ऊपर 5 मेथड बताए थे उन 5 मेथड को डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, पहला मेथड। हम इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। इसमें क्या करते हैं, हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, अपर लेफ्ट कॉर्नर। चाहे उस सेल की कोई भी कॉस्ट हो, सबसे पहले हम करेंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट। वहाँ हम वैल्यू एलोकेट करेंगे, चाहे डिमांड से चाहे सप्लाई से। उसमें ये देखेंगे जो कम होगा, डिमांड कम होगी डिमांड को रखेंगे, सप्लाई कम होगी। सपोज ये एक मैट्रिक्स, डिमांड है 5, सप्लाई है 10, तो यहाँ जो वैल्यू एलोकेट करूँगा मैं 5 और 10, यहाँ एलोकेशन होगा 5 का। दोनों में से जो वैल्यू कम होगी उसका एलोकेशन होगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये 5 बचेगा। ये 0 होने पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ एलोकेशन स्टार्ट करेंगे। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ये होता है कि हम अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं एलोकेशन करना। एलोकेशन में डिमांड और सप्लाई में देखते हैं किसकी वैल्यू कम है, जो वैल्यू कम होगी उसे एलोकेट कर देते हैं। एलोकेट करने के बाद जिस पर्टिकुलर वैल्यू को एलोकेट किया वो 0 हो गई और दूसरी वैल्यू में से उसे माइनस कर देते हैं, 10 माइनस 5, 5 बच गया। जो 0 हो जाता है उस रो या कॉलम को हम क्रॉस कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये स्टेप तब तक फॉलो करते हैं जब तक कि सभी कॉस्ट हमारी 0 नहीं हो जाती, सभी डिमांड सप्लाई हमारी 0 नहीं हो जाती। रो मिनिमम मेथड, ये मेथड भी जो पहला मेथड था सेम एज इट इज है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यूज किया था, अपर लेफ्ट कॉर्नर यूज किया था, उसकी बजाय अब हम कंप्लीट एक रो को देखेंगे, फर्स्ट रो। और इस फर्स्ट रो में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी वहाँ वैल्यू एलोकेट करेंगे, चाहे मिनिमम कॉस्ट यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ। और उस मिनिमम कॉस्ट पर एलोकेट करने के लिए डिमांड और सप्लाई देखेंगे, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उस वैल्यू को हम एलोकेट करेंगे। सिमिलर प्रोसेस हम तब तक फॉलो करेंगे जब तक डिमांड और सप्लाई सेटिस्फाई नहीं होगा। फर्स्ट वाले में अपर लेफ्ट कॉर्नर से एलोकेशन स्टार्ट होता है, रो मिनिमा में रो वाइज हम एलोकेट करते जाते हैं और मिनिमम वैल्यू पर एलोकेट करते हैं। उसके बाद कॉलम मिनिमा, सेम मेथड है ये भी, इसमें रो की बजाय हम कॉलम में एलोकेशन करते हैं। फर्स्ट कॉलम, इस फर्स्ट कॉलम में डिमांड एंड सप्लाई, इसमें जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी मिनिमम कॉस्ट पर एलोकेट करेंगे और मिनिमम कॉस्ट पर डिमांड और सप्लाई में से जो मिनिमम होगा उसे एलोकेट करेंगे। उसके रेस्पेक्ट में रो या कॉलम को हम क्रॉस कर देंगे। फोर्थ मेथड आता है आपका लीस्ट कॉस्ट मेथड। अभी हमने रो और कॉलम देखी थी, बट अब क्या होगा, पूरी मैट्रिक्स के अंदर, इस कंप्लीट मैट्रिक्स में जहाँ कहीं भी मुझे सबसे कम कॉस्ट मिलेगी, चाहे वो किसी भी सेल में हो सकती है, जिस सेल में सबसे कम कॉस्ट होगी वहाँ हम वैल्यू को एलोकेट करेंगे और एलोकेट करने के बाद डिमांड और सप्लाई से वह सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये चार मेथड एक जैसे हैं, इनमें चारों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम का डिफरेंस है किस पर्टिकुलर मेथड से हम सॉल्व करते हैं। पांचवा मेथड और सबसे इम्पोर्टेंट मेथड होता है वैम। वैम में क्या करते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स गिवन होती है उस मैट्रिक्स में इंडिविजुअल ईच रो और कॉलम की पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। ईच रो और कॉलम की पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं। पेनल्टी जो होती है वो होती है डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट, सबसे कम कॉस्ट और उससे ज़्यादा कॉस्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 5, 6, 10। अब पहली रो की अगर पेनल्टी कैलकुलेट करूँगा मैं, सबसे कम कॉस्ट 5, उससे थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट 6, इन दोनों का डिफरेंस 1, ये पेनल्टी होगी। सबसे पहले ईच रो और कॉलम की पेनल्टी कैलकुलेट करते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट। उसके बाद रो और कॉलम
इन सभी के लिए जो पेनल्टी कैलकुलेट की है उसमें से मैक्सिमम पेनल्टी सेलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी सेलेक्ट करने के बाद सपोज मैक्सिमम पेनल्टी आ जाती है यहाँ, उसके बाद जिस पर्टिकुलर कॉलम या रो में मैक्सिमम पेनल्टी आई है वहाँ पर मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट करते हैं। मैक्सिमम पेनल्टी की रो कॉलम सेलेक्ट की और उसमें से क्या सेलेक्ट किया हमने, लीस्ट कॉस्ट सेल को सेलेक्ट किया। अब लीस्ट कॉस्ट सेलेक्ट करने के बाद वहाँ हम एलोकेशन करेंगे और एलोकेशन एज इट इज़ करेंगे। डिमांड और सप्लाई में से जो कम होगा उसे हम एलोकेट कर देंगे। तो एक एलोकेशन हमारी एक पेनल्टी से हो गया। अब जब हम दूसरी कॉस्ट पर एलोकेशन करेंगे तो फिर से पेनल्टी नंबर 2 कैलकुलेट करेंगे। पेनल्टी 2 कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम पेनल्टी देखेंगे। मैक्सिमम पेनल्टी किसी भी रो या कॉलम में आती है तो उस रो कॉलम में लीस्ट कॉस्ट देखेंगे और उस लीस्ट कॉस्ट पर एलोकेशन करने के लिए डिमांड और सप्लाई को देखेंगे और उस डिमांड और सप्लाई में से जो कम होगा उसे हम एलोकेट कर देंगे। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि कंप्लीट डिमांड और सप्लाई सेटिस्फाई नहीं हो जाए। अब उसके बाद आता है लास्ट में ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ये पांचों मेथड क्या थे हमारे, बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। इसके बाद हम कर दें ऑप्टिमलिटी टेस्ट। ऑप्टिमलिटी टेस्ट क्या है कि जो हमारे एलोकेशंस हमने किए हैं बेसिक सॉल्यूशन में, उन एलोकेशंस की हेल्प से और कॉस्ट को मिनिमाइज करना। उनसे जो सॉल्यूशन आया है हो सकता है वो मिनिमम कॉस्ट ना हो, हम जो उससे भी ज़्यादा मिनिमम अगर कॉस्ट कर सकते हैं तो वो हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। और ऑप्टिमलिटी टेस्ट जो परफॉर्म किया जाता है वो परफॉर्म किया जाता है मोदी मेथड की हेल्प से। अब मोदी मेथड को हम डिस्कस करते हैं। मोदी मेथड का पूरा नाम है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। शॉर्ट में जनरली हम इसे मोदी मेथड ही बोल के चलते हैं। मोदी मेथड से फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमने इनिशियल सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया पांचों मेथड में से किसी एक से, पर हमें प्रेफरेंस किसे देनी है, वेन को। इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद इंडिविजुअल रो का यूआई और वीजे कैलकुलेट करना होगा। जैसे ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में यहाँ U और यहाँ V। फर्स्ट के लिए U1, U2, U3, V1, V2, V3 ये कैलकुलेट करने होंगे। और इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे UI प्लस VJ इज इक्वल टू CIJ। ये फॉर्मूला किसके लिए होगा, सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल के लिए। मीन्स जहाँ हमने एलोकेशन किया हुआ है सिर्फ उस पर्टिकुलर एलोकेशन पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं और कहीं भी इस फॉर्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ हमारा एलोकेशन है हम सिर्फ वहीं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के लिए किसी एक वैल्यू का पता होना ज़रूरी है, या तो U या V। उसके लिए हम क्या करते हैं, कहीं भी एक वैल्यू को 0 रख देते हैं। इन तीनों में से और इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू को रैंडमली 0 रख देंगे, बट 0 वहाँ रखेंगे जहाँ नंबर ऑफ एलोकेशन मैक्सिमम होंगे। जिस पर्टिकुलर रो और कॉलम में नंबर ऑफ एलोकेशन मैक्सिमम होंगे वहाँ हम U और V को किसी एक को 0 रखें। अब जब मैंने सभी U कैलकुलेट किए, सभी V कैलकुलेट किए इस फॉर्मूले की हेल्प से और ऑक्यूपाइड सेल की हेल्प से, उसके बाद जो अनऑक्यूपाइड सेल हैं उन अनऑक्यूपाइड सेल के लिए मैं कैलकुलेट करूँगा डेल्टा IJ। और उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम CIJ माइनस UI प्लस V। पहले तो U और V का सम कैलकुलेट करेंगे और उस सम को उस कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। और ये किसके लिए लगाएंगे हम, एम्प्टी सेल के लिए, अनऑक्यूपाइड सेल के लिए। जो हमने ऑक्यूपाइड सेल के लिए तो ये लगाया था फॉर्मूला, अब अनऑक्यूपाइड सेल के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद अगर डेल्टा IJ ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उस केस में सॉल्यूशन
ऑप्टिमम और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो एक सॉल्यूशन मिनिमम कॉस्ट देगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है, किसी सेल में अगर जीरो भी आ जाता है, इसका मतलब सॉल्यूशन तो ऑप्टिमम है, बट यूनिक सॉल्यूशन की जगह एक से ज़्यादा सॉल्यूशन दे सकता है। अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास, 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकते हैं। ग्रेटर देन जीरो पर एक सॉल्यूशन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू पर अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकते हैं। अगर लेस देन जीरो रहेगा, कोई भी वैल्यू डेल्टा की एक नेगेटिव आ गई, तो वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद हम ऑप्टिमलिटी टेस्ट करेंगे, और ऑप्टिमलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम जो नेगेटिव आया है, जहाँ कहीं भी डेल्टा आई जे की वैल्यू नेगेटिव आई है, डेल्टा आई जे नेगेटिव आया है, उस पर्टिकुलर सेल को कंसीडर करते हुए ऑक्यूपाइड सेल के साथ हम एक क्लोज लूप बनाएंगे। अगर यहाँ सपोज नेगेटिव आया था, तो हमने ऑक्यूपाइड सेल के साथ एक क्लोज लूप बनाया, और इस क्लोज लूप में अल्टरनेट यहाँ से प्लस माइनस फिर प्लस अल्टरनेट चलेंगे हर एक कॉर्नर पर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितने भी कॉर्नर्स होंगे सभी कॉर्नर पर अल्टरनेट जाएंगे प्लस माइनस में। और जहाँ जहाँ माइनस आया होगा, यहाँ और यहाँ, जहाँ कहीं भी माइनस आया होगा, उस माइनस में से जो एलोकेशन, सपोज यहाँ एलोकेशन था 10 और यहाँ एलोकेशन था 6, और इन दोनों जगह आया था माइनस, इन दोनों एलोकेशन में से जो मिनिमम होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मिनिमम हो गया आपका 6। जहाँ कहीं नेगेटिव है उसमें से मिनिमम एलोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, और उस मिनिमम एलोकेशन को यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, और यहाँ माइनस कर देंगे। सपोज यहाँ पहले एलोकेशन था 5, अब एलोकेशन कितना हो जाएगा, 5 + 6 11। यहाँ एलोकेशन था 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 - 6 4। यहाँ एलोकेशन कुछ भी नहीं था पहले, अब हमने 6 किया तो एलोकेशन हो गया 6। यहाँ एलोकेशन 6 था तो 6 - 6 0, तो 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसे करने के बाद फिर से हम नई मैट्रिक्स बनाएंगे, और फिर से वहाँ पर u और v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। u और v की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर से डेल्टा आई जे कैलकुलेट करेंगे, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, और डेल्टा आई जे इज इक्वल टू सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे। डेल्टा आई जे कैलकुलेट करेंगे, फिर से देखेंगे अगर डेल्टा आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऑप्टिमम, अगर नहीं है तो फिर जहाँ नेगेटिव है फिर उसके साथ क्लोज लूप बनाएंगे, और इस स्टेप को हम रिपीट करते रहेंगे। तो ये टोटल आपकी फर्स्ट यूनिट की थ्योरी है, सेकंड यूनिट की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की थ्योरी है। इस थ्योरी को आपको कम्प्लीटली डिस्कस किया है यहाँ पर। अगर हम इसकी टोटल समरी पर जाएं तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अनबैलेंस, मैक्सिमाइजेशन, नो एलोकेशन। उसके बाद डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, फिजिबल, बेसिक फिजिबल, ऑप्टिमम, नॉन डिजनरेट, डिजनरेट, पांचों टाइप के अभी हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के 5 मेथड, नॉर्थ वेस्ट, रो मिनिमम, कॉलम मिनिमम, लीस्ट कॉस्ट, वॉगम, और हम मैक्सिमम प्रेफरेंस देंगे वैम को, वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के स्टेपिंग स्टोन एंड मोदी मेथड, हम प्रेफरेंस किसे देंगे, मोदी मेथड। तो न्यूमेरिकल के लिए इन 2 मेथड को डिस्कस करेंगे, और थ्योरेटिकल के लिए कभी कभी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और कभी कभी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब है ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरह की। पहले डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, वो डिफरेंट टाइप की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, उसके बाद डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू।